हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम मेघा राठौर एंड वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस। तो बेटा जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर की हमने स्टार्टिंग कर दी है। इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज़, कितने टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के पढ़ा हमने, उसके बाद उनको कहाँ अप्लाई करेंगे उसके लिए हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी आपकी, गरम कॉफ़ी, जिसमें हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ लिया था, ख़त्म कर दिया था, जिसका नाम था ग्रोथ। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी गरम कॉफ़ी, वो हमें थोड़ी सी नोट डाउन करते हैं, जिससे हमें हेल्प रहे कि आगे कौन सा फैक्टर पढ़ना है सीरियल वाइज पढ़ने के लिए। गरम कॉफ़ी, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था जी से आपका हो जाएगा ग्रोथ, जी से क्या होगा आपका ग्रोथ, आर से आपको हो जाएगा रिप्रोडक्शन, एम से आपको हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, और सी से क्या हो जाएगा, सी से आपको हो जाएगा कॉन्शियसनेस। इसमें मैंने आपको फर्स्ट फैक्टर ख़त्म करवा दिया था। मैं नाम ये इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट क्लास में सबके मैंने आपको एक बार नाम लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो पहला जो फैक्टर है ग्रोथ, हमने समझ लिया था कि ग्रोथ होता क्या है, ग्रोथ कितने टाइप की होती है, क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फैक्टर है या फिर नहीं है। आज जो हम सेकंड फैक्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आज हम स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कितने टाइप का होता है। फिर हम ये भी देखेंगे क्या वो डिफाइनिंग फैक्टर है लिविंग के लिए या फिर नहीं है। तो जो सेकेंड फैक्टर मैंने आपको बताया, सेकेंड फैक्टर है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है वो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। आप नोट डाउन करें इसके डेफिनेशन। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी which possess less or more similar characters to its parents, which possess less or more similar characters to its parents, similar characters to its parents। अब आप यहाँ समझिए क्या होता है इसका मतलब प्रोडक्शन, एक बार मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी विच पजेस लेस और मोर सिमिलर कैरेक्टर्स टू इट्स पेरेंट्स। मतलब ऐसे प्रोजेनी का प्रोडक्शन होना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जिसके जो उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं वो या तो कम सिमिलर हों या फिर ज़्यादा सिमिलर हों अपने पेरेंट्स से। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही क्यों लिया, यूनिसेलुलर क्यों नहीं लिया। बेटा यूनिसेलुलर इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन दोनों ही सिनोनिमस होते हैं। ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक पॉइंट आप यहाँ लिख लीजिए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर organisms growth is synonymous with reproduction, synonymous with reproduction। ये आपकी डेफिनेशन हो गई ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन की। तो मैंने आपको बताया, दो मैंने पॉइंट लिखा है मैंने आपको कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और वहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं लेते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए एक डेफिनेशन और है, वो क्या है, द एबिलिटी ऑफ गिविंग अ बर्थ टू अ न्यू वंस, द एबिलिटी ऑफ गिविंग अ बर्थ टू अ न्यू वंस विच पजेस लेस और मोर सिमिलर कैरेक्टर्स टू इट्स पेरेंट्स। तो ये दो आपकी डेफिनेशन हो गई और मैंने आपको बता दिया रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो मैंने अभी आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बता दी, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उसमें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 चीज़ आपको बता दी। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन होता कितने टाइप का है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व, कि कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं। पेरेंट्स इन्वॉल्व, 1 पेरेंट इन्वॉल्व है या 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जो पहला हमारा रिप्रोडक्शन का टाइप है वो आपका हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड आपका हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 रिप्रोडक्शन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व, कि उसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व है, 1 इन्वॉल्व है, 2 इन्वॉल्व है या उससे ज़्यादा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए का मतलब क्या होता है? ए से एब्सेंस होता है। ए से एब्सेंस मतलब इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, only 1 parent involved, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। तो क्या यहाँ पर फ्यूज़न होगा मेल और फीमेल गैमेट का? नहीं होगा। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक ही पेरेंट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व। तो देखिए एसेक्सुअल में क्या हो गया, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। तो मैंने आपको बोला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या वहाँ पर फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होगा, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा? नहीं होगा। तो यहाँ लिखिए नो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, नो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। से 2 पॉइंट हो गए आपके। पहला क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सेकंड आपका हो जाएगा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, क्या वहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वहाँ पर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूज़न अकर, ठीक है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ आप लिख लीजिए इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूज़न अकर। 2 डिफरेंस मैंने आपको बता दी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल के 2 पॉइंट्स हो गए और सेक्सुअल के 2 पॉइंट्स हो गए। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जो एसेक्सुअल का है वो आपका हो जाएगा अमीबा। इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए अमीबा। अमीबा क्या होता है? अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो भी कौन सा हो जाएगा, उसमें बाइनरी फिजन होता है। इसमें एसेक्सुअल होता है, वो भी कौन सा हो जाएगा, इसमें बाइनरी फिजन, ये। और सेक्सुअल का क्या हो जाएगा, ह्यूमंस। एग्जाम्पल लिख लीजिए ह्यूमंस। ये 2 आपके डिफरेंस मैंने बता दिए एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। अब आप ये देखिए, क्या अमीबा जो है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? अमीबा क्या है? अमीबा आपका लिविंग है ना, उसमें भी मतलब क्या रिप्रोडक्शन तो हो रहा है ना, कोई भी रिप्रोडक्शन हो, चाहे एसेक्सुअल हो या फिर सेक्सुअल हो। उसके बाद ह्यूमंस तो है ही लिविंग। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज़ बताई थी। पहली कौन सी आपकी थी? कैरेक्टरिस्टिक
प्रॉपर्टी और सेकंड आपकी क्या थी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और इसमें भी क्या डिफरेंस था, इसमें ये डिफरेंस था बेटा, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग के लिए ही होगी। ये आपका डिफरेंस था। तो अब आप यहाँ देखिए, क्या दोनों ही लिविंग है? हाँ है लिविंग। तो यहाँ पर हमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी चाहिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। उससे क्या हो जाएगा, जो रिप्रोडक्शन है हम बोल सकते हैं कि डिफाइनिंग फैक्टर होगा लिविंग का। बट बेटा ऐसा नहीं है, ये डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें भी हम कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। अब तब तक आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके कुछ एक्सेप्शंस बताती हूँ कि ये रिप्रोडक्शन फैक्टर डिफाइनिंग फैक्टर क्यों नहीं होगा लिविंग के लिए। तब तक आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। तो मैंने अभी आपको 2 टाइप के रिप्रोडक्शन बताए, कौन कौन से थे रिप्रोडक्शन आपके थे। एक तो एसेक्सुअल था, एसेक्सुअल, और सेकेंड आपको कौन सा था, सेक्सुअल। एसेक्सुअल किसका एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है एसेक्सुअल का वो क्या है, अमीबा। और सेक्सुअल का मैंने आपको बताया ह्यूमंस। अब आप देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं लिविंग। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी चाहिए, हमें यहाँ पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी चाहिए। बट हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, अब एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शन आप नोट कीजिए। जो इसके एक्सेप्शंस हैं, ह्यूमंस में वैसे तो सबके पास एबिलिटी होती है कि वो नई प्रोजेनी को बर्थ दें, बट कुछ कपल्स होते हैं जिनमें ये एबिलिटी नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं स्टेराइल ह्यूमन कपल। जैसे उसमें क्या होता है, उसमें वो कराते हैं सैरोगेसी। सैरोगेसी में क्या होता है, तीसरा पेरेंट जो होगा, तीसरा पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसमें। तो उन जो कपल है उसके पास एबिलिटी नहीं है, बट क्या होता है, मेल का सीमेन और फीमेल का ओवम निकाल के तीसरे में जो तीसरा पेरेंट है उसमें हम लोग इंजेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ह्यूमन कपल है, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। फिर आपने सुना होगा म्यूल। म्यूल होता है खच्चर। म्यूल जो होता है हॉर्स और डोंकी से मिलके बनता है म्यूल। म्यूल आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो इसीलिए आपका दूसरा एक्सेप्शन हो गया म्यूल। तीसरा आपका हो जाएगा वर्कर बीज। क्या हो जाएगा बेटा आपका, वर्कर बीज। अभी देखिए ये तीनों ही लिविंग हैं वर्कर बीज, बट इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये एक्सेप्शन है। इसीलिए जो है हम लिखेंगे यहाँ पर reproduction is not a defining factor, is not a defining factor of living, ये हो गया। तो ये आपका सेकंड फैक्टर हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा सेकंड फैक्टर में, हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं लिया गया। फिर हमने देखा रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का हमने पढ़ा, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, वहाँ पर फ्यूज़न नहीं होगा। इसका एग्जांपल क्या हो गया, अमीबा। अमीबा में भी कौन सा होता है, बाइनरी फिजन। और दूसरा क्या है आपका, सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ये किस में होगा, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, ह्यूमंस में होता है। फिर उसके बाद इसका एक और मैंने आपको पॉइंट लिखाया था, वो पॉइंट क्या था सेक्सुअल में, कि यहाँ पर फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्रेजेंट हैं, दोनों पेरेंट ही प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला ये लिविंग में होता है कि हाँ, तो हमें यहाँ पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी चाहिए, बट हम यहाँ पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। क्यों लगाएंगे, बिकॉज ऑफ दीज एक्सेप्शंस। इन एक्सेप्शंस की वजह से हम लोग वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ऐसे हमारा सेकंड फैक्टर कंप्लीट हो गया, इसको हम कट डाउन कर देंगे सेकंड फैक्टर को। अब हम मूव करते हैं तीसरा फैक्टर, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। तब तक आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो बेटा मैंने अभी तक आपको 2 फैक्टर्स बता दिए, उनके बारे में बता दिया, उसके बताया कि क्या वो डिफाइनिंग फैक्टर हैं या फिर नहीं हैं। अब हम मूव करते हैं तीसरे फैक्टर पे। कौन सा तीसरा फैक्टर होगा आपका? एम फॉर मेटाबॉलिज्म। तो हम नोट डाउन करते हैं। थर्ड फैक्टर जो है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो आप नोट डाउन कीजिए, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन reactions which occur in the body, इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सब का टोटल, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सब का टोटल एक बॉडी में क्या बोलते हैं? उसको मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये सब क्या होती है? बॉडी के अंदर होती हैं। अब हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म का डिवीज़न क्या हो। क्या मेटाबॉलिज्म जो होता है ये 2 वर्ड से मिलके बनता है। मेटाबॉलिज्म जो है आपका ये 2 वर्ड से मिलके बनता है। क्या होता है? वो हमारी बॉडी में खाना बनता है, हम लोगों ने कुछ खाना खाया, वो टूटेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, मैक्रो से माइक्रो मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, उसके बाद हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो इसमें क्या होगा? जो मेटाबॉलिज्म है मैंने आपको बताया 2 वर्ड से मिलके बनता है। पहला आपका हो जाएगा कैटाबॉलिज्म, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? एनाबॉलिज्म। इन 2 लेटर से मिलके बना है आपका मेटाबॉलिज्म। पहला आपका क्या होगा? कैटाबॉलिज्म, सेकंड क्या है? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म से आप देखिए कैटाबॉलिज्म, ये देखिए कैटा थोड़ा लग रहा है ना, कट टाइप का टूटना, तो इससे थोड़ा याद करिए आप कट। ये थोड़ी ट्रिक है, ट्रिक नहीं सिंप्लिसिटी के लिए। कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना। इसमें क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या होगा इसमें? ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स का टूटना, किसमें? छोटे मॉलिक्यूल्स में। ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स, इसी को हम क्या बोल देंगे? इसी को हम बोल देंगे कैटाबॉलिज्म, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब टूट गया, बड़े से छोटा बन गया। अब छोटे से बड़े भी तो बनते हैं बॉडी के अंदर, कुछ ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। मतलब फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल या फिर फ्रॉम माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ लिखिए फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, यहाँ लिखिए फ्रॉम माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और इन दोनों से मिलके क्या बनता है? मेटाबॉलिज्म। क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमने देखा कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या फिर खाना टूटना या फिर जो बड़े मॉलिक्यूल्स का बनना, इसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। तो आप ये देखिए, जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है क्या ये लिविंग में होती है या फिर नॉन लिविंग में भी होती है? क्या नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म या कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं? नहीं, नॉन लिविंग में नहीं होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लिविंग में ही प्रेजेंट होगी, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है बेटा, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग के लिए एप्लीकेबल है। अगर लिविंग के लिए ही एप्लीकेबल है तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे? कौन सी प्रॉपर्टी करोगे अप्लाई? आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो इससे क्या हो जाएगा? जो अगर हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो मतलब मेटाबॉलिज्म, तो हम लिखेंगे मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ लिविंग, डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ लिविंग, ये होता है। तो मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए आज के जो मैंने क्लास में बताया, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को मैंने डेफिनेशन दी कि जितनी भी सम टोटल ऑफ, मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस
ह्यूमन बॉडी या फिर किसी बॉडी में भी हो उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। और जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो वर्ड से मिलके बनता है, एक आपका हो गया कैटाबॉलिज्म और सेकंड आपका हो गया एनाबॉलिज्म। कैटा का मतलब होता है कट, टूटना, मतलब क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को क्या बोलेंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स का बनना फ्रॉम माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स से, और इन दोनों से मिलके क्या बन जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म। और मैंने आपको बताया जो मेटाबॉलिज्म है, जो केमिकल रिएक्शंस है, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होती है।